साथ में तूने 5 बच्चों का मर्डर किया रेखा, 5 बच्चों का, क्यों? Renuka Shinde and Seema Gavit have spent 25 years in prison. पटरेली है, लिखना। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? ये डायलॉग फिट बैठता है क्राइम में भी। इतिहास का कोई भी युग और कोई भी समय अपराध से अछूता नहीं रहा। जब भी कभी आप किसी क्राइम के बारे में सोचते हो तभी आपका सामना उससे गंभीर, भयावह और डरावनी चीज से होता है। 1990 से 1996 तक महाराष्ट्र में इन 6 साल में जो भी कुछ हुआ, उस दौरान ये कहा गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में आता है। और भारत के इतिहास में कई अपराधी हुए हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसी ही आज हम 2 महिलाओं की बात करेंगे जिन्हें जाना जाता है गावित सिस्टर के नाम से। ये दोनों बहनें सीरियल किलर थी और इनका नाम है रेणुका शिंदे और सीमा गावित। ये दोनों बहनें अपनी माँ के साथ बच्चों का अपहरण करती और फिर उन्हें मार देती। सीमा का जन्म हुआ था 1975 में और उसकी बहन रेणुका का जन्म हुआ था 1973 में। ये दोनों बहनें सीरियल किलर हैं और 1990 से 1996 के बीच इन्हें 13 बच्चों का अपहरण और 5 बच्चों की हत्या के आरोप का दोषी माना गया। इनकी माँ का नाम था अंजना बाई और इन्होंने अंजना बाई की हेल्प से 5 मेन शहरों के बच्चों को अगवा किया और इन शहरों के नाम है पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक। कि इनकी जो ट्रिक थी ये थी कि ये तीनों लोग एक भीड़ भाड़ वाली इलाके में जाते थे। इनमें से एक बंदा लोगों के सामान चुराता, दूसरा उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में पूरी भीड़ का ध्यान भंग करता और तीसरे का काम ये था या तो ये बच्चे को उठा लेते या फिर ये सामान चोरी कर लेते। ये अक्सर अपहरण किए हुए बच्चों को अपने साथ रखते। जैसे ही भीड़ इनकी तरफ आती तो ये बच्चे को फेंक देते, बच्चों को चोट लग जाती, फिर भीड़ का ध्यान बच्चे की तरफ चला जाता और ये वहां से भाग जाते। तो ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसे ही जब भी कोई बंदा बहुत बड़ा क्राइम करता है तो उसकी शुरुआत भी किसी छोटे क्राइम से होती है और ऐसा ही किया था इन तीनों ने, जिसकी शुरुआत करती है रेणुका। तो ये स्टार्ट हुआ था 1990 में। पुणे में एक मंदिर है चतुर्श्रृंगी मंदिर, वहां पर रेणुका गई थी। इसने क्या किया, इसने एक बच्चे को वहां से उठा लिया, फिर इसने एक पर्सन का पर्स चोरी करने की कोशिश की। जैसे ही उस पर्सन को पता चला कि मेरा पर्स चोरी कर लिया है रेणुका ने, तो उस पर्सन ने हल्ला करना शुरू कर दिया। उसके बाद भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भीड़ रेणुका को पकड़ लेती है। अब रेणुका भीड़ के सामने ये कहती है कि मेरे पास तो एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे वाली माँ कैसे चोरी कर सकती है, और ये बच्चा भी इसने उठाया था। तो आप देखो कि इसने एक बच्चा पहले चोरी किया, फिर इसने पर्स चोरी किया, इसके बाद पकड़ी गई। भीड़ ने जैसे इसे पकड़ा, इसने कहा कि एक छोटे बच्चे की माँ कैसे चोरी कर सकती है, और ये वहां से छूट जाती है। अब ये जाती है अपने घर। ये सेम वाकया ये बताती है अपनी बहनों को, मतलब अपनी छोटी बहन को और अपनी माँ को। अब इन तीनों के दिमाग से ये पूरे का पूरा जाल निकलता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग 1990 के दशक से क्राइम में अपना पैर रखते हैं। उस समय रेणुका की उम्र थी 17 साल और सीमा की उम्र थी मात्र 15 साल। तो इसी उम्र में इन्होंने पहले बच्चे का अपहरण किया और पहले बच्चे की हत्या भी की। जो अंजना बाई थी, अंजना बाई इनकी माँ, अब ये इन दोनों की मेंटर बन गई। ये अब इन दोनों से बच्चों का अपहरण करवाती और जो बच्चे ये पकड़ के लाते फिर उनसे ये बच्चों से चोरियां करवाने लगी। तो जब ये बच्चों से चोरियां करवाती तो कुछ बच्चे चोरियां नहीं करते या फिर चोरी ना करने के लिए बच्चे रोते, फिर बच्चों को चुप कराने के लिए बच्चों को मार देती। और मारने से मारा मतलब है कि बच्चों की हत्या कर देती। और इन्होंने बच्चों को मारने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए कि उन्हें सुनकर किसी का भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। Renuka Shinde and Seema Gavit have spent 25 years in prison on charges of kidnapping and murdering children, including 2 decades as death convicts. और ये दोनों महिलाएं आज़ाद भारत में फांसी के तख्ते तक पहुंचने वाली पहली महिलाएं बन जाती हैं। तो पहले जो मैंने आपको बताई वो ट्रिक थी कि कहां से इन्होंने स्टार्ट किया था क्राइम, बट क्राइम एक बड़े स्केल पे किया। तो अभी ये समझते हैं कि इन्होंने ये क्राइम कैसे कैसे किया। तो 1990 के दशक में मैं भी एक छोटा बच्चा था। उस टाइम सबसे ज्यादा बच्चों के लिए होता है मेले में जाना, और मेला होता है एक भीड़ भाड़ वाली जगह। अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि गंगा स्नान के मेले में बच्चे खोए गए या फिर किसी और मेले में कोई बच्चे खोए गए। तो अक्सर इस तरीके के गिरोह इन मेलों में सक्रिय रहते थे। और मेलों के साथ साथ इन्होंने एक और जगह टारगेट की, वो थी मंदिर। अक्सर आप देखते होंगे मंदिरों में भी बहुत भीड़ लगी रहती है, और अक्सर किसी ऑस्पिशियस टाइम पर, जैसे नवरात्रि का टाइम हो गया या फिर दीपावली का टाइम हुआ। आरोप तो इन पर यह है कि इन्होंने लगभग 13 बच्चों का अपहरण किया, बट एक अनुमान यह है कि इन्होंने 40 से ज्यादा बच्चों का अपहरण किया।
और ये जो गैप है ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने कई बच्चे ऐसे वर्ग से आते थे जो बहुत गरीब थे। तो उस टाइम सिर्फ पुलिस क्या करती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, ना कि अपहरण की। इन लोगों ने जो पहली हत्या की थी वो की थी 1990 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक भिखारी का बेटा उठा लिया और ये उठाया था रेणुका ने जुलाई 1990 में। तो कोल्हापुर से इन्होंने बच्चा उठाया और कोल्हापुर से ये बच्चे को लेके आए पुणे, और क्योंकि बच्चा छोटा था तो इन्होंने उसका नाम रख दिया संतोष। और 1991 में ये उसे वापस कोल्हापुर ले आए। अब सीमा इस बच्चे को लेके जाती है महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर में उस टाइम काफी भीड़ थी, तो काफी भीड़ होने के कारण सीमा ने एक श्रद्धालु का पर्स चुरा लिया, और जैसे ही इसने पर्स चुराया भीड़ ने इसे दबोच लिया। जब ये पर्स चुरा रही थी तो उस टाइम इसकी माँ भी इसके साथ थी। अपनी लड़की को बचाने के लिए इसकी माँ अंजना बाई ने संतोष, जिसे इसने चोरी किया था, इन्होंने उसे नीचे फेंक दिया। उस टाइम संतोष की उम्र महज 1 साल थी। इन्होंने इसे नीचे फेंका, उसके बाद उसके सिर और पैरों में काफी चोटें आई। भीड़ का ध्यान भटका तो सीमा भी बच गई। अब ये संतोष खून में लथपथ था, काफी तेज रो रहा था। अब अंजना बाई संतोष को अपने घर ले आई, जहां पर मतलब कोल्हापुर में ही। अब आप समझो कि बच्चे को चोट लगी है, सिर खून में लथपथ है, बच्चा रो रहा है, बच्चा चुप नहीं हो रहा, ये डॉक्टर के पास भी उसको नहीं लेके जा रहे। तो अंजना बाई ने क्या किया, अंजना बाई ने बच्चे को चुप कराने के लिए बच्चे का सिर खंबे में दे मारा। खंबा मतलब बिजली का खंबा। बच्चे संतोष की वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ लोग ये सब तमाशा देख रहे थे वड़ा पाव खाते हुए, और फिर ये दोनों उसके शव को एक रिक्शा के पास छोड़ के चली गई। और अक्सर ये बच्चे को तब मार देती जब बच्चा चुप नहीं होता। ऐसे ही एक बच्चा लवारिस हालत में मिला, बच्चा मरा हुआ था। बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने यह बताया कि बच्चे के सिर में कई बार चोटें आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया या तो इस बच्चे को बार बार कहीं से फेंका गया है, या फिर कहें तो ये बच्चा कई बार सीढ़ियों से फेंका गया है। जब ये पकड़ी गई तो इन्होंने कुछ और भी खुलासे किए थे। उसमें से एक खुलासा ये था कि इन्होंने एक 2.5 साल की बच्ची को मार दिया। उसके बाद ये सब देखने जाते हैं मूवी एक थिएटर में। उस 2.5 साल के बच्चे की लाश इन्होंने एक बैग में भरी हुई थी, वो बैग भी अपने साथ थिएटर में ले जाते हैं। इन्होंने पूरी फिल्म देखी और उसके बाद आते हुए रास्ते में इन लोगों ने उस शव को फेंक दिया। और ऐसा ही एक दुर्दांत वाक्य इन लोगों ने बताया। उसमें इन्होंने बताया कि एक बच्चा बार बार रो रहा था, इन्होंने उसको दूध भी दिया, फिर भी बच्चा चुप नहीं हुआ। इन लोगों ने बच्चे को उल्टा करके दीवार से टांग दिया, और उल्टा टांगने के बाद बार बार उस बच्चे को हिलाते रहे और बच्चे का सिर दीवार में टकराते रहे, और बच्चा वहीं पर मार दिया गया। तो इनका ये पूरा जो क्राइम का सिंडिकेट था ये चला था 1990 से 1996 के बीच। ये पकड़ी कैसे गई, इसकी भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अंजना बाई अपनी दोनों लड़कियों के साथ घुस जाती है क्राइम में। अब इसका जो पति था इसे ये अच्छा नहीं लगा। अब इसका पति मतलब मोहन गावित ने अंजना बाई को छोड़ दिया और एक दूसरी शादी कर ली। वो की थी प्रतिभा से। मोहन गावित और प्रतिभा से एक लड़की हुई, उसका नाम था क्रांति। क्रांति उस टाइम 9 साल की थी, सन है 1996। अब अंजना बाई ने अपने पति से बदला लेने की ठानी, मतलब मोहन गावित से बदला लेने की ठानी। क्रांति जो मोहन गावित और प्रतिभा की बेटी थी, ये एक दिन स्कूल जा रही थी। अंजना बाई अपनी बेटी के साथ जाती है जहां पर क्रांति पढ़ती थी। सीमा और रेणुका अब प्रतिभा को अपनी साथ लेती हैं और ले जाती हैं अंजना देवी के पास। मतलब इन्होंने प्रतिभा का अपहरण कर लिया और इस बदला लेने की जिद ने प्रतिभा को मार दिया। पुणे के पास एक जगह है नरसोबा, इन्होंने उस बच्ची का हत्या की और उसके बाद इसका जो शव है वो गन्ने के खेत में फेंक दिया। क्योंकि बच्ची बड़ी थी और बच्ची का अपहरण किया गया था स्कूल से, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो छानबीन करने में जुट जाती है कि बच्ची कहाँ गई। बच्ची का शव मिलता है एक गन्ने के खेत में। अब मोहन गावित अपनी पूर्व पत्नी मतलब अंजना बाई पर आरोप लगा देते हैं कि इन्होंने मेरी बच्ची को मार दिया। अब धीरे धीरे एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू होती हैं, क्योंकि जितने भी इन लोगों ने अपहरण और हत्याएं की थी वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में थी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कोल्हापुर में है, कोई पुणे में है, कोई ठाणे में है। हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस इन हत्याओं की जांच कर रही थी। सो मोहन गावित की शिकायत के बाद इन तीनों को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पूछताछ में सीमा ये बताती है कि मैंने ये काम किया है, मतलब मैंने उस बच्चे का अपहरण किया था अपनी माँ के कहने पे, और अपनी माँ के कहने पे ही मैंने उस बच्ची की हत्या की थी। और बाद में पुलिस इन तीनों को ही आरोपी बनाती है, मतलब दोनों बहनें और खुद अंजना बाई।
इन तीनों की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के 2 साल बाद मतलब मुकदमा शुरू होने के जस्ट पहले अंजना बाई की मौत हो जाती है। और जब अंजना बाई की मौत होती है तो उस टाइम जो उसकी उम्र थी वो थी 50 साल। जो मैंने आपको बताया 2 बहनें सीमा और रेणुका का एक पति था किरण शिंदे भी इनके साथ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। वो मेनली गाड़ी चलाता है। पुलिस इन तीनों के साथ साथ किरण शिंदे जो रेणुका का पति था उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और किरण शिंदे बन जाता है सरकारी गवाह। और फिर किरण शिंदे बिट बाय बिट टाइम बाय टाइम हर वो बात बताता है कि इन्होंने किस किस तरीके से बच्चों का अपहरण किया और उन्होंने कैसे कैसे बच्चों को मौत के घाट उतारा। तो कोल्हापुर के न्यायालय ने इन्हें 13 अपहरण और 5 हत्याओं का दोषी माना और जून 2001 को इन दोनों बहनों को सारे अपहरण का दोषी माना और 4 केसेस में सबूतों की कमी ना होने के कारण उन केसेस में इन्हें छोड़ दिया। ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो 9 सितंबर 2004 को बॉम्बे हाई कोर्ट ये बताता है कि जो फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है वो फैसला सही है। तो बेसिकली इन्हें हत्याओं का दोषी माना और उसके बाद इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। और फिर मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट और 31 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा। तो इन लोगों को ये लग रहा था कि इनकी अभी भी मौत की सजा कम हो सकती है या फिर मौत की सजा हटाई जा सकती है। तो ये लोग जाते हैं अब राष्ट्रपति के पास। तो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो पार्डन कर सकता है कोई भी मौत की सजा। और आर्टिकल 161 के अंदर राज्यपाल को भी ये अधिकार है, लेकिन राज्यपाल मौत की सजा को हटा नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद सीमा ने 10 अक्टूबर 2008 को और रेणुका ने 17 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रपति के लिए एक क्षमा याचिका दायर की। तो ये याचिकाएं उस टाइम थी जब राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। तो जुलाई 2014 को प्रणब मुखर्जी ये दया याचिका खारिज कर देते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने जो क्षमा याचिका दायर की थी राष्ट्रपति के लिए वो की थी 2000 और 2009 में। राष्ट्रपति ने रिजेक्ट किया था 2014 में। तो एक असाधारण देरी का हवाला देते हुए ये वापस चले जाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। तो 19 अगस्त 2014 को ये दोनों बहनें बॉम्बे हाई कोर्ट चली जाती हैं और बोलती हैं कि हमारी दया याचिका में देरी हुई है तो हमें क्षमा मिलनी चाहिए। तो ये लोग खेल रहे थे कानून। राष्ट्रपति के पास जब ये दया याचिका गई तो ये 5 साल तक लंबित रही। मतलब 5 साल तक राष्ट्रपति ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और ये जो 5 साल हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट में ले गए। तो इन्होंने ये बताया कि 5 साल तक हम डेली मरे हैं, मतलब डेली हम मौत के भय से जूझते रहे। ये एक डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट है। और 18 जनवरी 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अब इन्हें मौत की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, बल्कि इनका मौत की सज़ा आजीवन कारावास में बदल दी गई। अब आप ये देखो कि इन्होंने कितने जघन्य अपराध किए। बच्चों का अपहरण किया, बच्चों को बुरी तरीके से मार दिया, उसके बाद भी इन्हें मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई। कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट को मजबूरन मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलना पड़ा। इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारी पुलिस है या फिर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना उदासीन है। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्रिमिनल जिंदा रहे या मरे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक तगड़ी फटकार लगाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। उसमें यह कहा गया कि ये जो महिलाएं हैं इन्होंने जो क्राइम किया है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और उसके बावजूद इन लोगों को जीने दिया जा रहा है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। और अब ये दोनों बहनें, इनकी उम्र लगभग अब 50 साल है, अब ये हमेशा पुणे की यरवदा जेल में रहेंगी। अगर इनका डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट किया जाता यानी इन्हें फांसी दी जाती तो 1955 के बाद ये पहली महिला होती जिन्हें भारत में फांसी दी जाती। इनसे पहले एक रतन बाई थी जिन्होंने 3 लोगों की हत्या की थी, मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें फांसी दे दी गई थी। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।